हेलो एवरीवन। गोल्टेड एएस के डेली क्विज सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूँ विश्वजीत शुक्ला और आइए रोज़ की तरह शुरू करते हैं डेली क्विज। तो मैं जैसे रोज़ बताता हूँ कि आप डेली क्विज को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोल के गोल्टेड एएस की हिंदी वेबसाइट से सॉल्व कर सकते हैं और अपना मार्क्स भी वहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न, जो कि है भारत निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विदेशी जो हैं वो भारत में पेटेंट के अनुदान के लिए आवेदन नहीं भर सकते हैं। वहीं पे दूसरा कथन है कि भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड नहीं है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो बोर्ड नहीं है। तो फिर तीसरा कथन है कि परमाणु ऊर्जा से संबंधित आविष्कार पेटेंट योग्य नहीं है। और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, केवल तीन, या एक, दो और तीन तीनों सही है। तो इसका आप सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं अगर आपको पता हो तो अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल तीन। परमाणु ऊर्जा संबंधित आविष्कार पेटेंट योग्य नहीं है। अब ये देखिए कैसे नहीं है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा का एक जो अधिनियम है 1960 के आसपास का, उसकी धारा 20 कहती है ना कि वो उससे रिलेटेड, परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड जितने भी डिस्कवरी होंगे वो पेटेंट के योग्य नहीं होंगे। वहीं पे विदेशी भारत में पेटेंट के अनुदान के लिए आवेदन नहीं भर सकते, तो बिल्कुल गलत है, वे आवेदन के लिए भर सकते हैं। क्योंकि विदेशियों के लिए भारतीय औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन 1883 में हुआ था, और पेटेंट सहयोग संधि जो है 1970 में पीसीटी का एक हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते, जो कि भारत उसका जो है वो रेटिफिकेशन हस्ताक्षर मतलब कि सिग्नेचरी है, वो हस्ताक्षर करा है। तो एक विदेशी संस्था भारत में पेटेंट के अनुदान के लिए आवेदन दाखिल करने के उपरोक्त किसी भी संधि को अपना सकती है इन दोनों में से। वहीं पे दूसरा कथन गलत है, क्योंकि बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड का गठन 15 सितंबर 2003 को वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय में केंद्र सरकार की राजपत्र अधिसूचना द्वारा व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 और माल के भौगोलिक संकेत और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत अपील सुनने के लिए किया गया है। तीसरा कथन सही है, क्योंकि मैंने भी बताया है कि धारा 20 की जो है वो उपधारा 1 के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा संबंधित जो है वो किसी भी आविष्कार के संबंध में कोई पेटेंट प्रदान नहीं किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न ये है कि केन बेतवा, जो कि अभी न्यूज़ में भी था, काफ़ी न्यूज़ में था कि दोनों नदियों को बीच से लिंक करनी है, तो केन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना से निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? तो प्रश्न को ध्यान से देखिए, संभावना है। पहला है घड़ियाल, दूसरा है मछली, महासीर मछली, और तीसरा है शेर की पूँछ वाला मकाक, और चौथा है मगरमच्छ। तो केवल एक, दो और तीन, एक, दो और चार, एक, तीन और चार, या फिर चारों कथन सही हैं। तो आप कोड चुन सकते हैं। तो मैं अगर बताऊं तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, दो और चार। शेर की पूँछ वाला मकाक जो है वो वेस्टर्न घाट में, ठीक है, वेस्टर्न घाट में यानी कि पश्चिम घाट में पाई जाती है, साउथ एरिया में पाया जाता है यह। तो आप केन बेतवा के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि जो ये यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व है, जिसपे बहुत सारे वन्य जीव जो कि विलुप्त प्राय और मतलब बहुत सारे आईयूसीएन के लिस्ट में आते हैं वो वहाँ पे रहते हैं। और ये यहाँ पे आपका बेतवा रिवर है। तो इन दोनों के बीच में जो रेड है, ये जो है वो प्रपोज किया गया है कि यहाँ पे एक लिंक होगा जो कि वाटर को इधर से उधर फ्लो कराएगी, ड्रॉट जब जिस एरिया में ड्रॉट आने के चांसेस हैं उसके चलते, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें यह है कि युग्मों पर विचार करना है, इधर वस्तु दिया हुआ और इधर राज्य में अधिकता। इन तरह के प्रश्नों से क्या होगा कि इसके व्याख्या के बारे में हम जानेंगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो पहला इसमें यह है कि पेंसिल या स्लेट जो कि है किस राज्य में अधिकता होती है? कश्मीर में। दूसरा है सरसों तेल, राजस्थान। तीसरा है मलबेरी सिल्क, गुजरात। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल तीन, केवल दो, एक और तीन, एक और दो। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन यानी कि डी, केवल एक और दो, जो वो सही है। मलबेरी सिल्क का सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन वो कर्नाटक करती है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो भारत में जो वो शहतूत रेशम मुख्य रूप से कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। हालांकि कुछ अन्य राज्यों ने अपनी विकास परियोजनाओं के तहत इसको बढ़ावा दिया है। कुछ अन्य राज्य भी चाहते हैं कि उनका भी जो है शहतूत का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो, वहाँ पे लोगों को थोड़ा रोज़गार मिले। तो लेकिन मैं अगर कहूँ तो 80% से अधिक जो है फीसदी हिस्सा है शहतूत प्रोडक्शन का, वो सिर्फ 5 राज्यों के लगभग आता है, जो कि है कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि एक जो है सिल्क फेमस है टसर सिल्क, जो कि झारखंड में प्रोडक्शन किया जाता है। झारखंड यहाँ पे टॉप प्रोडक्शन में और तसर सिल्क में है पूरे भारत में।
लगभग 65% जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ कर्नाटक से ही आती है पूरे देश का। तो कर्नाटक शहतूत रेशम में सबसे अव्वल राज्य है। तो ये तीसरा जो है वो गलत हो गया, क्योंकि वो कर्नाटक है, गुजरात नहीं होगा। तो अगला जो है वो है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी कि WPF 1972 के तहत गंभीर बाघ आवास यानी CTH की पहचान की गई है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जिसको बोलते हैं। वहीं पे दूसरा कथन है कि उन्हें ग्राम सभाओं और प्रभावित हितधारकों की सहमति से अधिसूचित किया जाता है। तीसरा है कि कानून के अनुसार CTH यानी इस क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंदर रहने वाले SC/ST को अधिकारों के संरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 और केवल 3, ठीक है, केवल 1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ पहला सही है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। तो ये जो होता है वन्य जीव, ठीक है, और ये है सिर्फ बाघ के बारे में। तो जो बाघ है वो WPA 1972 के तहत सूचित किया जाता है, और वहीं पे बाकी जो हैं वो WPA में भी किए जाते हैं, और ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो 2006 में आया उसमें अधिसूचित किए जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा कथन गलत है, क्योंकि इसकी अधिसूचना के लिए राज्य सरकार द्वारा एक विशेष एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है और उसी से फिर परामर्श लिया जाता है कि उसको अधिसूचित करना है या नहीं करना है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न ये है कि भारत में वोटों की गिनती के लिए कौन जिम्मेवार है? रिटर्निंग ऑफिसर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति, न्यायपालिका द्वारा नियुक्त व्यक्ति। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि RO। तो आप चुनाव में देखते होंगे आस पड़ोस भी कि कुछ रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं जो वोट की गिनती के लिए जिम्मेवार होते हैं। वो खुद बैलेट बॉक्स बक्सा उठा के जाते हैं और फिर वोट को काउंटिंग करवाते हैं और फिर ऊपर के अधिकारियों को देते हैं, ठीक है। तो इनका जो है निर्वाचन अधिकारी एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कराने के लिए जिम्मेवार होता है, जिसमें मतगणना भी शामिल है। वो जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो सरकार का ही कोई एक अधिकारी होता है, या फिर राज्य सरकार खुद उसको सूचित करती है कि आप ये काम करो, जिसमें बहुत सारे पारा टीचर होते हैं, संविदा कर्मी भी होते हैं, ठीक है। लेकिन ये राज्य सरकार के परामर्श से, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन जो होती है वो निर्वाचन क्षेत्र से किसी एक आदमी का नाम जो है वो नामित करती है। हालांकि ज़िले में जो निर्वाचन अधिकारी का जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, DC होता है, ठीक है। तो वही एक आदमी को चुनता है जो कि रिटर्निंग ऑफिसर कहलाएगा और वो वोट की गिनती के लिए जिम्मेवार होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि कल की जो वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।